आज हम केदारनाथ अग्रवाल की हृदयस्पर्शी कविता पैतृक संपत्ति का पाठ करेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। पैतृक संपत्ति भारत के दीनहीन किसान और उसके आने वाली पीढ़ी के अंधकारमय भविष्य को हमारे समक्ष रखती है। केदारनाथ अग्रवाल ने उन्हीं समस्याओं को कविता में ढाला है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जिसके गवाह प्रेमचंद भी थे और स्वयं केदारनाथ अग्रवाल भी। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 में तथा मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई थी। प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में उनकी पहचान है। प्रकृति और जनपक्षधरता के कवि माने जाते हैं। एक और प्रकृति का सुंदर चित्रण उनकी कविताओं में मिलता है, तो दूसरी तरफ जनता की जीवन के जो सुखद और दुखद दोनों पक्षों की कविता का वर्णन उनकी कविता में मिलता है। इनके साहित्य में आम आदमी के दुख दर्द की हृदयस्पर्शी व्यंजना मिलती है। वे कबीर, निराला और नागार्जुन की परंपरा के कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता में किसान और उसके बेटे की पीड़ा का हृदयस्पर्शी वर्णन है। आइए हम कविता का पाठ करें। जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने, घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती। चमरौधे जूते का तल्ला, छोटी टूटी बुढ़िया होगी, दर की गोस्सी बहता हुक्का, लोहे की पत्ती का चिमटा। कंचन सुमेरु का प्रतियोगी, द्वारे का पर्वत घूरे का। बनिया के रुपयों का कर्जा, जो नहीं चुकाने पर चुकता। दीमक गोजर मच्छर माटा, ऐसे हजार सब सहवासी। बस यही नहीं, जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। अब पेट खलाए फिरता है, चौड़ा मुंह बाए फिरता है। वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या। आइए इस कविता पर एक छोटा सा वीडियो देखें, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने। जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने। घर का मलबा टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती। चमरौधे जूते का तल्ला, छोटी टूटी बुढ़िया होगी, दर की गोर सी बहता हुक्का, लोहे की पत्ती का चिमटा। कंचन सुमेरु का प्रतियोगी, द्वारे का पर्वत घूरे का। बनिए के रुपयों का कर्जा, जो नहीं चुकाने का चुकता। दीमक गोजर मच्छर माटा, ऐसे हजार सब सहवासी। बस यही नहीं, जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली।
अब पेट खलाए फिरता है, चौड़ा मुंह बाए फिरता है। वह क्या जाने आज़ादी क्या, आज़ाद देश की बातें क्या। सीधे सीधे कहें तो कविता को आकाश से उतार कर धरती पर ले आने का काम जिन कवियों ने किया उनमें शमशेर, अज्ञेय, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल हैं। इनमें से हर कवि का अपना रंग है, अपनी भाषा है, अपनी शैली है। इन अलग अलग विशेषताओं में केदारनाथ अग्रवाल की अपनी विशेषता शुरू से ही दिखाई पड़ती है और उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, जिसे हिंदी कविता का पाठक बड़ी आसानी से समझ सकता है। कविता का शीर्षक है पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जो व्यक्ति को अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से परंपरा में प्राप्त होती है। आमतौर पर पैतृक संपत्ति के रूप में लोगों को जमीन, जायदाद, गहने, संपत्ति, धन इत्यादि प्राप्त होते हैं। लेकिन हमारे देश में किसान इतने दीनहीन हैं, इतने गरीब हैं कि वह स्वयं तो गरीबी में जीवन व्यतीत करता ही है और व्यंग्यात्मक रूप से यहाँ केदारनाथ अग्रवाल बताते हैं कि कैसे वो अपने बेटों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी सिर्फ कर्जा और भूख ही छोड़कर जाता है। जब बाप मरा तब यह पाया, भूखे किसान के बेटे ने। कवि ने बहुत ही सहज शब्दों में यह बताने की कोशिश की है कि वह बेटा जो इसका पिता किसान था और जो किसान खुद भूखा था, उसके पास जो जमीन थी वो पड़ती थी और उस भूख और मुफलिसी गरीबी में मरे उस किसान ने अपने बेटे को भी पैतृक संपत्ति के रूप में एक अंधकारमय भविष्य ही दिया था। यहां पर केदारनाथ अग्रवाल बड़ी पीड़ा के साथ हमारे देश के किसानों के अंधकारमय भविष्य को हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं कि जब किसान मरता है तो अपने पीछे अपने बेटे के लिए भी वही भविष्य छोड़ जाता है जो जीवन उसने जिया है। यहां उसे क्या मिलता है संपत्ति के रूप में? घर का मलबा, टूटी खटिया, कुछ हाथ भूमि वह भी परती। माने इतनी जमीन जो कि हाथ से माप ली जा सके, लेकिन वह जमीन भी उपजाऊ नहीं है बल्कि परती है, यानी अनुपजाऊ है। तो इस किसान के बेटे को अपने पिता से संपत्ति के रूप में गरीबी मिली, भूख मिला। जो घर मिला वो इतना टूटा हुआ है कि वो मलबे के रूप में बदल गया है। सोने के लिए जो जगह है वो भी खटिया टूटी हुई है। जो जमीन मिली है वह भी उपजाऊ नहीं बल्कि परती है। उसमें खून पसीने की मेहनत के बाद भी कुछ उपज होने की संभावना नहीं रहती है। चमरौधे जूते का तल्ला, अर्थात उसे जो जूता मिला उस जूते की यह अवस्था थी कि वो पूरी तरह फट गया था, सिर्फ उसका तल्ला बचा हुआ था। छोटी टूटी बुढ़िया होगी और जितनी चीजें थी वो भी इतनी टूटी और इतनी बुरी तरह से जर्जर अवस्था में मिली। घर पे उसे अपनी माँ जिम्मेदारी के रूप में मिली। दर की गोस्सी, गोस्सी कहते हैं गोरसी या बोरसी को, जिसमें लोग मिट्टी का होता है, जिसमें लोग आग जलाकर ठंड में आग तापते हैं। मैंने यहाँ उसकी तस्वीर दी है। बहता हुक्का, तो जो गोस्सी है वह भी दर की हुई है, यानी मिट्टी की एक बोरसी तक भी सीधी नहीं है। बहता हुक्का, हुक्का भी जो उसे मिला है वो टूटा हुआ है, यानी फूटा हुआ है, उससे पानी बह जाता है। लोहे की पत्ती का चिमटा, और एक टूटा हुआ चिमटा मिला है। ये संपत्ति के रूप में क्या है आप समझ सकते हैं
ये कैसे ऐसे चीज़ों को, ऐसे बिंब हमारे सामने लेखक रखते हैं कि जो गरीबी की निशानी है, टूटी हुई झोपड़ी, टूटी हुई खटिया, जूते का जिसको सोल कहते हैं हम, तल्ला, और टूटा हुआ हुक्का, और टूटी हुई बोरसी और चिमटा, इन सबको हम संपत्ति मान ही नहीं सकते, लेकिन किसान के बेटे को यही मिलता है। कंचन सुमेरु का प्रतियोगी, द्वारे का पर्वत घूरे सा। अब आप ये देखिए, वो कहते हैं कि लोगों को सोने का पहाड़ तक मिलता है पैतृक संपत्ति में। कंचन सुमेरु माने पर्वत का प्रतियोगी, उसके दरवाजे पे जो घूरा है, जहां पर कूड़ा इकट्ठा करते हैं उसे घूरा कहते हैं, वो इतना बड़ा है, यानी सामने टूटी फूटी चीजों का मलबा इतना बड़ा है जैसे लगता है कि वो कंचन सुमेरु पर्वत है। बनिए के रुपयों का कर्जा, और क्या मिला है उसे पैतृक संपत्ति के रूप में? वो कर्जा मिला है जो कि बनिए से उसके पिता ने ली थी और अब उसे चुकाना है, जो नहीं चुकाने पर चुकता, और ऐसा कर्जा जो कभी चुकता ही नहीं है, क्योंकि उस पे ब्याज दर ब्याज वो जोड़ते जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी किसान उसे चुकाते चुकाते मरता रहता है। दीमक, गोजर, मच्छर, माटा, ऐसे हजार सब सहवासी, अर्थात उस टूटे फूटे घर में उसके साथ रहने वाले कौन हैं? दीमक, गोजर जो कीड़ा होता है, मच्छर, माटा जो है वो चींटी, बड़े आकार की चींटी होती है लाल रंग की। बोले कि उसके साथ, कवि कह रहा है कि उसके सहवासी के रूप में यही है उसके पास, दीमक, गोजर, मच्छर, माटा, ऐसे हजार सब सहवासी। बस यही नहीं, सबसे पीड़ा की बात वो कहते हैं कि ये सारी चीजें तो उसे मिली ही हैं अपने पिता से, लेकिन उससे भी बड़ी जो चीज मिली वह यही है, जो भूख मिली 100 गुनी बाप से अधिक मिली। वह अपने बाप से भी ज्यादा भूखा है, यानी बाप की अवस्था तो फिर भी ठीक थी, उसके पास तो उतना भी नहीं है जो उसके बाप के पास था, तो उसे जो भूख मिली है वो बाप से 100 गुनी भूख है, अर्थात उसे जीवन में अभी और बहुत बहुत संघर्ष करना है, और अपना पेट भरने तक की क्षमता उसके पास नहीं है। वो मेहनत कर सकता है, वह चाहे तो खेती कर सकता है, लेकिन उसके पास जमीन नहीं है, और अंततः उसे किसानी छोड़ देनी पड़ती है, वो मजदूरी की ओर जाता है। अब पेट खलाए फिरता है, ये मुहावरा है, पेट खलाए फिरने का अर्थ होता है कि अपने खाली पेट को लिए घूमता फिरता है, चौड़ा मुंह बाए फिरता, हर किसी के सामने घिघियाता है और भीख मांगने की स्थिति उसकी है। वह क्या जाने आजादी क्या, आजाद देश की बातें क्या। इस पूरी कविता में सबसे महत्वपूर्ण लाइन अंतिम लाइन है कि गरीबी में पल रहे इस बच्चे को क्या मालूम कि हम आजाद हैं, आजादी का क्या अर्थ होता है। जहां यह देश आजाद होने का गर्व करता है, प्रजातंत्र होने का गर्व करता है, जहां समाज में ये कहा जाता है कि इस देश को चलाने वाले लोग आम जन हैं, आम किसान हैं, आम मजदूर हैं, आम लोग हैं, उस देश के किसान और आम लोगों की जो अवस्था है, वैसे में आजादी शब्द अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर खड़ा होता है। ऐसी आजादी का क्या मतलब, ऐसे आजाद देश का क्या मतलब जहाँ का किसान इतना अधिक भूखा, दीन और जर्जर हो। तो इस पूरी कविता में पैतृक संपत्ति के रूप में किसान को जो चीजें मिली हैं वो वस्तुतः व्यंग्यात्मक होकर त्रासद रूप में हमारे सामने आती हैं, वो हृदय को भीतर तक चीर जाती हैं कि उसे अपने पिता से गरीबी, भूख, मुफलिसी और दीनता के अलावा कुछ नहीं मिला। और यह किसी भी आजाद देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि उसके देश का किसान जो सबको भोजन देता है वह स्वयं भूख से बिलबिलाता रहे। ऐसे देश में आजादी की बात करना अपने आप में शर्मनाक है। यही केदारनाथ अग्रवाल यहाँ बताना चाहते हैं। धन्यवाद।